दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है ताकि रशिया अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े का सामना कर सके। पर सुखोई Su-57 केवल मात्र एक स्टेल्थ और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये एक स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के साथ मिलकर काम कर सके। और इन एयरक्राफ्टों के लिए रशिया की तरफ से सुखोई Su-70 ओकटनिक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों को भी तैयार किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के सुखोई Su-57 और ओकटनिक जैसे अनमैन एरियल व्हीकल के जो कॉम्बिनेशन है उसे सफलतापूर्वक रशिया की तरफ से परीक्षण भी किया जा चुका है। पर क्या आप लोगों को पता है कि एक तरफ जहां पे रशिया की तरफ से अपने स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों को बनाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इस मामले में भारत भी किसी तरीके से पीछे नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी लगभग इसी तरीके के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को तैयार किया जा रहा है, जो कि भारत के अलग अलग एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर भारत के ये स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को देखा जाए तो इसके ऊपर प्रॉपर काम तो अब तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक इसे बनाने के लिए भारत की तरफ से अपने संकल्प को तैयार कर लिया गया है और कई सारे इक्विपमेंटों को भी तैयार कर लिया गया है। और भारत के ये जो अनमैन स्टेल्थ कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, इसे अगर सही से जानना है तो इसका कंपैरिजन जब तक किसी एक एयरक्राफ्ट के साथ नहीं किया जाता है तब तक इसके बारे में जानना काफी मुश्किल होगा। बेसिकली दोस्तों, अगर भारत के ये अनमैन स्टेल्थ कॉम्बैट एरियल व्हीकल के कॉन्सेप्ट को अगर हम तेजस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करें, तभी इसके बारे में एक तरीके से हमें अंदाजा लग सकता है। हालांकि दोस्तों अब तक ये जो अनमैन स्टेल्थ कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसे तैयार नहीं किया गया है, जिन कारणों की वजह से कंपेयर करना काफी मुश्किल है। हालांकि इसके कई सारे कंप्यूटर जनरेटेड इमेज अवेलेबल है और इन इमेजों को बेसिकली मिले हुए जानकारियों के तहत ही तैयार किया गया है, जिससे कि इसे तेजस एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करना फिलहाल थोड़ा आसान है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ हम इन दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर करने का कोशिश करें तो इन दोनों एयरक्राफ्टों के इमेज को पास रखने पे आसानी से अंदाजा लग जाता है कि ये जो दोनों ही एयरक्राफ्ट है लाइट वेट कैटेगरी का होगा और दोनों का जो आकार है ये लगभग सेम होगा। हालांकि जो स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसका लंबाई शायद भारत के तेजस जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में थोड़ा कम हो, क्योंकि ये स्टेल्थ फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिन कारणों की वजह से इसके कोई डेडिकेटेड कॉकपिट या फिर कहे तो मिड सेक्शन नहीं होगा, ये विंग के ऊपर ही बना हुआ रहेगा। वहीं पे दोस्तों अगर अब तक इन एयरक्राफ्टों को लेके मिले जानकारियों को देखा जाए तो उसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी करीब 12 से 13 टन के दरमियान होगा, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि तेजस मार्क 1A के बराबर ही इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी होगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 13.5 टन है। दोस्तों कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ अगर देखा जाए तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये ट्रायंगुलर शेप या फिर कहे तो एंगुलर विंग के साथ होगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ प्रोफाइल है या फिर कहे तो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे और कम करेगा और इससे दुश्मन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर पाना लगभग जहां पे नामुमकिन होगा, तो वहीं पे स्टेल्थ प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे होगा, जिसमें कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने सभी के सभी पेलोड को कैरी किया जाएगा। और दोस्तों वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसमें असल में 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले कावेरी ड्राई इंजनों का उपयोग किया जाना है, जिससे कि अभी से ही अंदाजा लग रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का जो मैक्सिमम स्पीड है वो शायद सबसोनिक स्पीड हो, मतलब ध्वनि की रफ्तार से कम हो, जो कि एक तरीके से लॉन्ग रेंज में इन एयरक्राफ्टों को काम करने में मदद करेगा। मतलब ये लॉन्ग रेंज में उड़ान भरने का सक्षम होगा और इंजनों के कारण भी इसके जो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो अधिक होगा। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉकपिट का डिजाइन नहीं होगा, जिन कारणों के वजह से इसका वजन भी थोड़ा बहुत कम होगा और ये किसी भी मैन्ड एयरक्राफ्टों के मुकाबले में इस्तेमाल में लाया जाना ज्यादा सेफ और सिक्योर होगा। और वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि एयरक्राफ्टों के पास कई तरीके के ऑटोनोमस कैपेबिलिटी होगा, मतलब ये बिना किसी मदद के ही टेक ऑफ कर सकेगा और ऑटोनोमस तरीके से लैंड भी कर सकेगा, जो कि इसे और खास बनाएगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से ऐसे स्टेल्थ कॉम्बैट एरियल व्हीकलों को निर्माण करने को लेके लंबे समय से ही अपना तैयारी किया जा रहा था, लेकिन भारत के पास पर्याप्त रिसोर्स नहीं होने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत इसके ऊपर काम शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत के पास अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के कारण कई सारे टेक्नोलॉजीज आ चुका है और इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके भारत आसानी से अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को तैयार कर सकेगा। और ऊपर से कावेरी ड्राई इंजनों को लेके मिले सफलता के बाद भारत के लिए ये जो रास्ता है और आसान हो चुका है और अब भारत के लिए ऐसे किसी भी
तरीके के एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को जहाँ पे भारत की तरफ से एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये जो स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये असल में काफी हद तक 5th जनरेशन के कैपेबिलिटीज से लैस होगा और शायद इन एयरक्राफ्टों का उपयोग आने वाले समय में भारत के द्वारा अपने मैंड एयरक्राफ्टों के साथ एज ए कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भारत के एयरक्राफ्टों के पास भी सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे मैंड और अनमैंड टीमिंग सिस्टम के कैपेबिलिटी आ जाएगा। हालांकि नॉन स्टेल्थ टीमिंग एयरक्राफ्ट के रूप में ऑलरेडी CATS प्रोग्राम के ऊपर काम किया जा रहा है और CATS प्रोग्राम में भी तेजस एयरक्राफ्टों को एज ए मदरशिप के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दर्शाता है कि आने वाले समय में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के पास अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर जो क्षमता है वो क्षमता भारत के तेजस 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के पास भी आएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भारत की तरफ से अपना कमर कस लिया गया है और जोरों शोरों से काम किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ टैंकों के डेवलपमेंट को लेकर भी भारत की तरफ से जिस तरीके से काम किया गया है वो काफी सेटिस्फाइंग भी है। क्योंकि दोस्तों अब तक भारत की तरफ से जितने भी डिफेंस प्रोजेक्टों में काम किया जा रहा था, ज्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो किसी न किसी कारण की वजह से कोई ना कोई डिले का शिकार होता था, लेकिन पहली बार भारत के द्वारा जोरावर लाइट वेट टैंकों को रिकॉर्ड टाइम में निर्माण किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जोरावर जैसे हल्के वजन के टैंकों का आवश्यकता भारत को साल 2020 में चाइना के साथ झड़प के दरमियान ही महसूस हुआ था और उसके करीब करीब 1 साल या 1.5 साल के बाद भारत की तरफ से ऐसे टैंकों को खरीदने को लेकर रिक्वायरमेंट जारी किया गया था और इसी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत L&T कंपनी और DRDO मिलकर जोरावर टैंकों का डेवलपमेंट शुरू किया है। और हाल ही में L&T कंपनी के चेयरमैन की तरफ से जोरावर टैंकों के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया है कि रिकॉर्ड टाइम में मतलब करीब करीब 18 महीने के समय के अंदर ही जोरावर लाइट वेट टैंकों का जो काम है कॉन्सेप्ट से रोल आउट तक आ चुका है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो L&T कंपनी के लिए कोई पहला कारनामा नहीं है, बल्कि इससे पहले L&T कंपनी के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए जो K9 वज्र साउथ कोरियन आर्टिलरियों को निर्माण किया जा रहा था, उस निर्माण के मौके पे भी L&T कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड टाइम में काम को संपूर्ण किया गया और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि जिन 100 K9 वज्र आर्टिलरियों को निर्माण करने को लेकर L&T कंपनी को जिम्मेदारी दिया गया था, असल में समय से पहले ही L&T कंपनी के द्वारा सभी के सभी आर्टिलरियों को निर्माण करके इंडियन आर्मी को सौंपा गया था। और अब उसी कारनामे को देखते हुए L&T कंपनी को करीब करीब और 100 से 200 ऐसे आर्टिलरियों को निर्माण करने का जहां पे मौका मिला है, तो वहीं पे इंडियन आर्मी के लाइट वेट टैंकों के आवश्यकताओं को देखते हुए L&T कंपनी की क्षमता को देखते हुए ही DRDO की तरफ से L&T कंपनी के साथ मिलकर ये हल्के वजन के टैंकों के निर्माण का काम शुरू किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ ही समय पहले मीडिया में जानकारी दिया गया था कि ये जो जोरावर टैंक है ये तैयार हो चुका है और फिलहाल इसके जो इंटरनल ट्रायल है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रायल है उसे शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इन टैंकों के ऑपरेशनल ट्रायल या फिर कहे तो आर्मी के ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। वहीं पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि टोटल इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे 350 टैंकों को खरीदने को लेकर अपना रिक्वायरमेंट रखा गया है, जबकि अगर देखा जाए तो ये जो 350 टैंकों का संख्या है ये आने वाले समय में और बढ़ सकता है और करीब करीब 700 टैंक हो सकता है। फिलहाल जोरावर टैंकों को लेकर दावा किया जा रहा है कि 350 टैंकों में से करीब करीब 50 के आसपास टैंकों के निर्माण का जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्टली L&T कंपनी को मिलेगा, जबकि बाकी टैंकों के निर्माण के लिए टेंडर प्रोसेस को अपनाया जाएगा और इस टेंडर प्रोसेस में जो कंपनी की तरफ से लोएस्ट बिडिंग किया जाएगा वही कंपनी इन टैंकों को निर्माण करेगा। पर आशा किया जा रहा है कि L&T कंपनी ही शायद इस टेंडर को जीते और सभी के सभी टैंकों का निर्माण L&T कंपनी की तरफ से ही किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो जिस तेज रफ्तारी में इन टैंकों का डेवलपमेंट हुआ है उतने ही तेज रफ्तारी में इन टैंकों के प्रोडक्शन का काम भी होगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में इंडियन आर्मी को सभी के सभी टैंकों के डिलीवरी भी मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से अनमैन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के बाद क्या इन एयरक्राफ्टों का उपयोग तेजस एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में किया जाएगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।